जय हिंद मेरे युवा साथियों, वेलकम बैक टू द क्वालिटी एजुकेशन। मैं हूं आपका दोस्त एनआर चौधरी। आज का सेशन आप लोगों के कमेंट्स पर आधारित है दोस्तों। जैसा कि आप थंबनेल पर देख ही चुके हो, जनरली हम लोग कमेंट्स के माध्यम से ही आपस में इंटरेक्ट कर पाते हैं। मैं कैमरे के माध्यम से आपको चीज़ें पढ़ाता हूँ। आप लोगों के जो सवाल रहते हैं या फिर आप लोगों की जो क्वेरीज रहती है वो कमेंट्स के माध्यम से मुझे प्राप्त होती है। और उन क्वेरीज में एक महत्वपूर्ण जो चीज़ मुझे नजर आई, काफ़ी साथी ये जानना चाह रहे हैं कि सर सेकंड ग्रेड के अंदर 10 प्रश्न करंट अफेयर्स के आने वाले हैं। जो आरपीएससी आपके सेकंड ग्रेड का एग्जाम करवाने वाली है सितंबर माह के अंदर, उसमें 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे करंट अफेयर्स के और 20 नंबर का ये इसमें करंट अफेयर्स होगा। तो अपने आप में सिलेक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करंट अफेयर्स अदा करने वाला है। और बहुत सारे साथियों के मन में, क्योंकि इस करंट अफेयर्स को लेकर के कंफ्यूजन रहते हैं, आपके जो जनरल सवाल थे उन सवालों को मैंने यहाँ पर कवर करने की कोशिश करी है। आज के सेशन में किन किन सवालों के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे, एक बार पहले वे जान लेते हैं। उसके बाद में इस सेशन को जब लास्ट तक आप देखोगे, आपके माइंड में एक क्रिस्टल क्लैरिटी आ जाएगी करंट अफेयर्स को लेकर के, और वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि करंट अफेयर्स के 10 सवाल आप कैसे सही कर सकते हो और पूरे के पूरे 20 नंबर आप किस प्रकार से ला सकते हो। देखो, सबसे पहला पॉइंट कि कब तक का करंट अफेयर्स पढ़ना है। ज्यादातर साथियों को यह लगता है कि सर हम पिछले 3 माह का करंट पढ़ लें या 6 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ें, 1 साल का पढ़ें या 1.5 साल का पढ़ें या फिर 2 साल का पढ़ें। क्योंकि आरपीएससी का अपन जो बदलता हुआ ट्रेंड देख रहे हैं, उस ट्रेंड के आधार पर चीजें थोड़ी सी अनसर्टेन है। तो ये कंफ्यूजन मन में रहना लाजमी है। एक अपन इस पर बात करेंगे कि आपको कितना करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए, विद फैक्ट अपन बात करेंगे, विद प्रूफ अपन बात करेंगे। दूसरा पॉइंट कि कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्योंकि आरपीएससी ने आपको जो सेकंड ग्रेड का सिलेबस दिया है उसमें करंट अफेयर्स में मात्र 2 ही लाइंस लिखी है, जिसमें उन्होंने सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इवेंट्स के बारे में बात करी है। दूसरा स्पोर्ट्स के सेक्शन के बारे में बात करी है। तो स्पोर्ट्स तो फिर भी आप पूरा कवर कर लोगे, लेकिन सोशल, इकोनॉमिक और जो आपके पॉलिटिकल इवेंट्स हैं उनमें क्या क्या पढ़ा जाए, ये बड़ा ही कंफ्यूजन है विद्यार्थियों के मन में। तो दूसरा अपन इस पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। तीसरी बात कि करंट अफेयर्स को सर पढ़ना कैसे है। हम डेली का डेली करंट अफेयर्स पढ़े, डेली जो यूट्यूब पे क्लासेस आती है बहुत सारे टीचर्स की, वो डेली की क्लासेस देखें या फिर मंथली क्लासेस देखें या फिर एनुअली कोई ना कोई वार्षिक अंक ला करके पढ़े, केवल एमसीक्यू पढ़े या फिर थ्योरी भी पढ़े। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि करंट अफेयर्स को पढ़े कहां से। ये बड़ा ही अजीब सा कंफ्यूजन है कि करंट अफेयर्स को पढ़े कहां से। जिन विद्यार्थियों को एक क्लैरिटी नहीं होती कि यार सवाल करंट अफेयर्स के किस प्रकार के पूछे जाते हैं, उनके मन में यह सवाल रहता ही रहता है कि करंट अफेयर्स को हमें कहां से पढ़ना चाहिए। किसी प्रकार की बुकलेट से पढ़ना चाहिए, जो मार्केट में बहुत सारे अलग अलग कोचिंग सेंटर्स की भी बुकलेट आती है, और कुछ जो है ऑफिशियल भी बुक्स आती है। तो कहां से करंट अफेयर्स को पढ़ना है, बुकलेट से पढ़ना है या फिर यूट्यूब से पढ़ना है, एमसीक्यूज के माध्यम से पढ़ना है या केवल थ्योरी पढ़नी है। इस प्रकार के आपके जो जनरल डाउट्स रहते हैं, 1 बाय 1 अपन उन सब के बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि करंट अफेयर्स कब तक का पढ़ना है। देखो दोस्तों, जनरली ये होता है, जैसे मैं भी आपको बताता ही रहता हूं करंट अफेयर्स की क्लासेस के अंदर, क्योंकि मैं करंट और साइंस आपको पढ़ाता हूं, तो जनरली अपनी बात होती रहती है कि करंट अफेयर्स जनरली अगर देखा जाए तो पिछले 1 से 1.5 साल का, यानी कि लास्ट 1 ईयर या फिर 1.5 ईयर, ये 1 से 1.5 साल का करंट अफेयर्स हर एक विद्यार्थी को पढ़ने की हम सलाह देते हैं। क्योंकि ये वाला जो सेक्शन होता है 1 से 1.5 साल का, ये बिल्कुल सेफ जोन में होता है। लेकिन अगर आपको एग्जाम में कम टाइम के अंदर कम कंटेंट को पढ़ करके ज्यादा आउटपुट लेकर के आना है, तो आपको समझना पड़ेगा, आपको डिकोड करना पड़ेगा अभी जो आरपीएससी पेपर करवा रही है उनके अंदर किस टाइम तक का करंट अफेयर्स पूछ रही है। अभी लास्ट महीने मैंने आपको क्लास करवाई थी जिसमें आपको बताया था आरपीएससी ने 2-3 पेपर्स करवाए थे। उनमें से एक पेपर आपके पुस्तकालय वाला था, उस संस्कृत शिक्षा विभाग का सेकंड ग्रेड का असिस्टेंट प्रोफेसर का। उस पेपर के अंदर आरपीएससी ने, जैसे अप्रैल में एग्जाम हुआ, तो जनवरी, फरवरी और मार्च, मात्र इन 3 ही महीनों के करंट अफेयर्स के 90% सवाल पूछे गए। यानी कि लास्ट के 3 महीनों का करंट अफेयर सबसे ज्यादा पूछा गया। फिर भी आप थोड़ा सा सेफ खेलना चाहते हो तो 3 का नहीं तो एटलीस्ट लास्ट के 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स तो आपको पढ़ ही लेना है। और अगर मैं टाइम ड्यूरेशन की बात करूं तो क्योंकि आपका एग्जाम है कब, सितंबर मंथ के अंदर। एग्जाम का मंथ कौन सा है आपका, सितंबर मंथ आपके एग्जाम का है। तो सितंबर को तो आपको छोड़ देना है। और
अगस्त का महीना भी आप छोड़ सकते हो, क्योंकि अभी जो अप्रैल के अंदर पेपर हुआ था, लगभग अप्रैल लास्ट के अंदर हुआ था, उसमें आपके मार्च का 15 मार्च के बाद का करंट अफेयर्स नहीं पूछा गया। यानी कि एग्जाम से जस्ट 1 महीने पहले तक का करंट अफेयर्स नहीं पूछा जाता है। उसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि 1 महीने पहले तक पेपर बन चुका होता है, उसके बाद में पेपर की प्रूफ रीडिंग होनी होती है, पेपर की प्रिंटिंग होनी होती है, फिर पेपर की पैकिंग होती है, फिर वो एग्जाम सेंटर्स पर पहुंचता है। उस प्रक्रिया के अंदर भी वक्त लगता है। इस वजह से 1 महीने पहले तक का करंट आप छोड़ सकते हो। अगर सितंबर में एग्जाम है तो अगस्त का छोड़ सकते हो। बाकी आपको जनवरी से लेकर के जुलाई तक का करंट अफेयर्स जरूर पढ़ना है। कहां से? जनवरी 2025 के जनवरी से लेकर के जुलाई 2025 तक का करंट अफेयर्स आपको अच्छे से पढ़ना है। और इन 10 में से जो राजस्थान करंट अफेयर्स के 10 सवाल आपको पूछे जाएंगे, उन 10 में से 9 सवाल आपके इसी वाले सेगमेंट में से देखने को मिल जाएंगे। और ये चीज आरपीएससी के पिछले जो 3-4 पेपर्स हुए हैं उनका लेटेस्ट पैटर्न आपको बताता है कि आपको बस मुश्किल से 3 या 6 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ना है। आप बिल्कुल ही सेफ खेलना चाहते हो कि नहीं सर मेरी तो मेमोरी बहुत अच्छी है, मैं तो बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स याद सकता हूं, तो फिर आप जाओ आराम से 1-1.5 साल का पढ़ो। लेकिन अगर कम टाइम के अंदर, कम कंटेंट के अंदर मैक्सिमम आउटपुट आपको लेना है, उसके लिए आप ये 6 से 7 महीने का करंट अफेयर्स बिल्कुल पढ़ सकते हो। अच्छा, अब अपन सेकंड बात करते हैं दोस्तों की इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, यानी कि जो आरपीएससी ने आपको सिलेबस दिया है उस सिलेबस के आधार पर जो चीजें समझ नहीं आ रही तो हमें टॉपिक पढ़ने कौन कौन से हैं। सबसे पहले आओ देखो सिलेबस पे अपन बात करते हैं। ये आपके सेकंड ग्रेड के सिलेबस का पॉइंट है, करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान। पर्टिकुलर बोला है कि राजस्थान का करंट अफेयर्स। हालांकि देखो मन में से ये डाउट निकाल देना कि करंट अफेयर्स केवल राजस्थान का पूछा जाएगा। 4-5 प्रश्न इंडिया के करंट अफेयर्स के भी आते हैं। जो 10 सवाल आएंगे राजस्थान के करंट अफेयर्स के, वो तो 10 बिल्कुल सूखे सूखे राजस्थान के करंट के ही होंगे। इसके अलावा पिछला आप पेपर उठा करके देख लो 2022 वाला, 4-5 प्रश्न आपको इंडिया और वर्ल्ड के करंट अफेयर्स के भी मिल जाएंगे। वो जो सेगमेंट होता है वो आपसे पूछा जाता है आपके स्टैटिक सब्जेक्ट्स को करंट से रिलेट करके। तो आप जब भी पॉलिटी पढ़ें, आप जब भी ज्योग्राफी पढ़ें, तो आप साथ में जो करंट अपडेट्स है उन सब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे आपके 1 वाला टॉपिक अगर है ज्योग्राफी के अंदर या पॉलिटी के अंदर राष्ट्रपति का टॉपिक है, तो जो लेटेस्ट डेट्स एंड फिगर्स है उनको भी आपको उसके अंदर इन्वॉल्व करके पढ़ना है। वो भी करंट के सेगमेंट के अंदर ही इन्वॉल्व हो जाता है। अपन बात करें आपके सिलेबस की, इन्होंने बोला है मेजर करंट इश्यूज एंड हैपनिंग्स एट स्टेट लेवल रिलेटेड टू सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, यानी कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से राजस्थान का स्टेट लेवल का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। आगे बोला है गेम्स एंड स्पोर्ट्स एस्पेक्ट्स। अब अपन पिछले जो पेपर्स है उसके आधार पर और आरपीएससी अभी जो आपसे प्रश्न पूछ रही है उसके आधार पर इस सिलेबस को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। मैंने मेरी तरफ से प्रयास करा है पूरा एनालिसिस करके, आप बिल्कुल इसके ऊपर आधारित होकर के चीजें पढ़ सकते हो। यहां से जो मैं सब पॉइंट्स आपको बता रहा हूं, आपके सिलेबस को सब पोर्शन के अंदर, सब टॉपिक्स के अंदर तोड़ करके मैं आपको बता रहा हूं। इससे बाहर आप कुछ भी ना पढ़ के जाएं, कोई खतरा नहीं है। बिल्कुल इन टॉपिक्स को आपको अच्छे तरीके से कवर कर लेना। सबसे पहले अपन बात करेंगे दोस्तों गेम्स एंड स्पोर्ट्स एस्पेक्ट वाले के अंदर। देखो जैसे आपके खेल वाला पोर्शन है ना, इस खेल वाले पोर्शन में क्या पढ़ना है? सबसे पहली बात, राजस्थान में आयोजित जितने भी खेल हैं, टाइम ड्यूरेशन मैंने आपको बता दिया, जनवरी 2025 से जुलाई 2025 के बीच में राजस्थान में स्पेशली जितने भी खेलों का आयोजन हुआ है, जैसे हाल ही के अंदर आपके कोटा के अंदर कुछ खेलों का आयोजन हुआ है ना, उदयपुर के अंदर कुछ खेलों का आयोजन हुआ है। तो जिन जिन खेलों का आयोजन राजस्थान के अंदर हुआ है उनका होस्ट राजस्थान था। उन खेलों को आपको अच्छे तरीके से देखना है कि उनके अंदर राजस्थान की क्या स्थिति है और अदर स्टेट्स ने उन खेलों के अंदर कैसा परफॉर्म करा है, या राजस्थान के किसी खिलाड़ी ने उन खेलों के अंदर कोई इवेंट में पदक हासिल करा है तो उसके बारे में पढ़ना है। यानी राजस्थान में आयोजित हुए सारे के सारे खेल आपको एक तो अच्छे तरीके से पढ़ना है। दूसरी बात, खेलों के अंदर राजस्थानी अगर कोई खिलाड़ी है और उस खिलाड़ी ने चाहे राजस्थान के अंदर आयोजित खेल हुआ हो, चाहे इंडिया में कहीं पर खेल आयोजित हुआ हो, चाहे इंटरनेशनल लेवल पर कहीं पर भी कोई इवेंट आयोजित हुआ हो स्पोर्ट का, उसके अंदर क्या उसने रैंक हासिल करी है, इस राजस्थानी खिलाड़ी के बारे में क्या क्या चीजें पढ़नी है आपको। सबसे पहली बात कि वो खिलाड़ी जो है कौन से खेल से संबंधित है। तो एक तो आपको यह देखना है कि इसका खेल कौन सा है। जैसे आप अवनी लकीरा को पढ़ते हो, वो आपको पता है SH1 शूटिंग कैटेगरी से, आपकी जो राइफल है एयर राइफल, उससे संबंधित है। दूसरी बात, उस खेल का आयोजन कहां पर हुआ है। जैसे आपके पेरिस पैरालंपिक का हाल ही में आयोजन कहां पर हुआ था, पेरिस के अंदर हुआ था, जिसमें अवनी लकीरा ने गोल्ड मेडल जीता।
तो राजस्थान की खिलाड़ी हो गई अवनी लखेरा। इसके बाद में अवनी लखेरा ने कौन से स्पोर्ट के अंदर, तो शूटिंग से वो संबंधित है, निशानेबाज वो है। तीसरी बात कि जिस खेल के अंदर उन्होंने कोई सा भी पदक जीता, उस खेल का आयोजन कहां पर हुआ, उसका आयोजन स्थल आपको ध्यान रखना है। तीसरी बात, उस खिलाड़ी से संबंधित जिला कौन सा है, कि जैसे अवनी लखेरा का संबंध आपके राजस्थान के जयपुर से है। एक आप मनीषा चाहर का नाम सुनते हो, जिनको राजस्थान की बॉक्सिंग टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। आपके जो 38 नेशनल गेम्स हुए थे, उन नेशनल गेम्स के अंदर भी राजस्थान की महिला टीम की बॉक्सिंग कोच कौन थी, मनीषा चाहर थी, जो कि कहां की रहने वाली है, भरतपुर की रहने वाली है। तो राजस्थान से अगर वो खिलाड़ी संबंधित है तो कौन से जिले से संबंधित है, ये चीज आपको अच्छे से पढ़नी है। कौन सा खेल उस खिलाड़ी का है, और जिस खिलाड़ी ने, जिस खेल के अंदर उस खिलाड़ी ने अगर कोई पदक जीता है तो वो पदक कौन सा है, गोल्ड मेडल उसने जीता है, सिल्वर मेडल जीता है, या फिर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अगर कोई पदक जीता है, उस पदक की आपको जानकारी होनी चाहिए, और जिस खेल में उसने वो पदक जीता, उस खेल का आयोजन कहां पर हुआ था, आयोजन स्थल भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप राजस्थान के खिलाड़ी को पढ़ रहे हो, उस खिलाड़ी को पकड़ो और उस खिलाड़ी के पदक, उसके जिले, उसके खेल और उस खेल का आयोजन कहां पर हुआ, आयोजन स्थल, इन चारों फैक्ट्स को आप ऐड करके रख लो। जैसे आपने अवनी लखेरा को चुना, अवनी लखेरा का नाम लिखो, संबंधित जिला उनके सामने लिखो, कौन कौन से खेल के अंदर कौन कौन से पदक उन्होंने जीते हैं उनके सामने लिखो। एक खिलाड़ी का पूरा बायोडेटा आपके सामने आ जाएगा। तो इस प्रकार से खिलाड़ी के बारे में भी आपको पढ़ना है और राजस्थान में आयोजित हुए खेल के बारे में भी पढ़ना है। इससे बाहर ये जो मैंने आपको सब पॉइंट्स बताए हैं, इससे बाहर जो है आपके कुछ भी नहीं जानने वाला है। अगली अपन बात करें आपकी जो सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल वाला पोर्शन है, इस पोर्शन के अंदर क्या पढ़ना चाहिए। देखो दोस्तों, जैसे सामाजिक और आर्थिक वाला पोर्शन है, सामाजिक वाले पोर्शन के अंदर सीधी सीधी निकल करके आती है राजस्थान और भारत सरकार की योजनाएं। अब उन योजनाओं के अंदर भी आगे आपको चीजें कैसे पढ़नी, उस पर भी बात करेंगे। इकोनॉमी वाले पोर्शन की बात करें तो चाहे कृषि हो, उद्योग हो, पर्यटन हो, जिस भी सेक्टर से राजस्थान की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, राजस्थान की इकोनॉमी के अंदर अगर उसका कुछ इंपॉर्टेंट रोल है तो उन चीजों को आपको पढ़ना है। पॉलिटिकल की बात करें तो किसी भी प्रकार का अगर किसी नेता के द्वारा कोई नया आयोजन किया गया है या कोई नए चुनाव हुए हैं तो उनके बारे में आपको पढ़ना है। तो जनवरी से लेकर के जुलाई 2025 के बीच के सेगमेंट में ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। ये जो सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल वाला पोर्शन है उसको मैंने और आगे सब टॉपिक्स में तोड़ा है, वन बाय वन इनके ऊपर भी बात कर लेते हैं। देखो, योजनाएं ये सोशल वाले पोर्शन के अंदर आएगी। योजनाएं में भी 3 प्रकार की योजनाएं होती है। सबसे पहली बात, राजस्थान सरकार की जो भी कोई योजना, नवीनतम जो योजना है जो कि जनवरी 2024 से लेकर के जुलाई 2024 के बीच में शुरू हुई है, या फिर उस योजना के अंदर नए बजट के अंदर किसी भी प्रकार का कोई अमूलचूल परिवर्तन हुआ है, तो वो सारी की सारी योजनाएं आपको पढ़नी है। दूसरी बात, केंद्र सरकार की भी योजनाएं आपको पढ़नी है, लेकिन केंद्र सरकार की योजनाओं के अंदर आपको स्पेशली फोकस करना है राजस्थान की उस योजना के अंदर क्या स्थिति है। जैसे केंद्र सरकार कोई सी भी योजना चला रही है, मान लो कुसुम योजना चला रही है, उस कुसुम योजना के अंदर राजस्थान की क्या स्थिति है, या फिर मान लो कि जैसे राष्ट्रीय पोषण मिशन चला रही है। अब ये जो पोषण वाली योजना है ये स्वास्थ्य से जुड़ी हुई योजना है, भारत सरकार की, केंद्र सरकार का उपक्रम है, लेकिन राजस्थान में अगर चल रहा है तो राजस्थान के कौन से जिले उस योजना के अंदर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से जिले को या राजस्थान को उस योजना के अंदर कौन सा पुरस्कार मिला है। अगर ऐसा कोई इवेंट हुआ है केंद्र की योजना के अंदर राजस्थान से संबंधित, तो वो राजस्थान की स्थिति उसके अंदर आपकी क्लियर होनी चाहिए। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात, जितनी भी फ्लैगशिप योजनाएं, आपको पता है अभी वर्तमान में 25 फ्लैगशिप योजनाएं हैं जो नई बीजेपी गवर्नमेंट है, भजनलाल सरकार की 25 फ्लैगशिप योजनाएं हैं। इन 25 की 25 फ्लैगशिप योजनाओं को आपको अच्छे से पढ़ना है। फ्लैगशिप योजनाओं के अंदर केंद्र और राजस्थान सरकार दोनों की मिलाकर के ये 25 योजनाएं हैं। इन 25 योजनाओं को तो आपको अच्छे तरीके से रट ही लेना है। मुश्किल से आपके 15 या 20 पेज के अंदर ये 25 की 25 योजनाएं आ जाएगी, और अपने इसी YouTube चैनल पर बिल्कुल आपके एग्जाम के ओरिएंटेड कंटेंट में आपको इन योजनाओं का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवा दूंगा। तो उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा, और आप चाहते हो कि मैं आपके लिए कुछ करवाऊं तो कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपने कवर नहीं कर रखे हैं और आपको लगता है कि आपको यूट्यूब पे और कहीं पर नहीं मिल रहे हैं, तो आप आकर के कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। मैं प्रयास करूंगा कि बेस्ट से बेस्ट सोर्स से वो कंटेंट कलेक्ट करके आपको आसान भाषा के अंदर अपने इसी चैनल पर समझा दूं। योजनाओं वाला पोर्शन हो गया आपका कंप्लीट। उसके बाद में जो कोई महत्वपूर्ण अभियान या कार्यक्रम का आयोजन किया गया है राजस्थान के अंदर, जैसे हाल ही में अप्रैल महीने में आपके निरामे राजस्थान अभियान है, उसका आयोजन किया गया था, स्वास्थ्य से संबंधित है। उस अभियान के दिन भजनलाल सरकार ने 26 करोड़ का जो बजट है वो विकास के लिए प्रस्तुत किया था। उस दिन की 26 करोड़ रुपए आवंटित किए विकास के लिए। उसके अलावा 9 प्रमुख पहलों का शुभारंभ उस दिन किया था। तो निरामे राजस्थान जो अभियान है, इस अभियान का शुभारंभ कब हुआ, कहां से हुआ, इसमें कौन कौन सी पहलों की शुरुआत होती है,
चाहिए, वो सारी चीजें आपको देखनी है, जितने भी अभियान हुए हैं। उसके अलावा अगर किसी प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जैसे किसी मूर्ति का अनावरण किया गया राजस्थान के द्वारा, कहीं पर कोई नया पुस्तकालय कहीं पर खोला गया है, या किसी भी प्रकार का कोई नया बजट आवंटित किया गया है समाज के कल्याण के लिए, तो वो सारे के सारे कार्यक्रम आपको देखने हैं। किसी भी प्रकार के आयोजन या सम्मेलन का जो है किया गया है, जैसे सम्मेलन भी अभी हाल ही के अंदर आपके स्मॉल एंड मीडियम जो न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया है उस एसोसिएशन के द्वारा 31वां राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया था आपके। अब ये सम्मेलन हुआ कहां पर है ना, जैसे कि आपके जयपुर के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान है, इसका हाल ही के अंदर ओपनिंग की गई है जयपुर के अंदर मार्च महीने में। ओम बिरला जी जो कि 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष है, उनके द्वारा आकर के उसका उद्घाटन किया गया। तो इसके बारे में पूछा जा सकता है आपसे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान जो है इसका उद्घाटन कहां पर किया गया, किसके द्वारा किया गया, इसका क्या परिप्रेक्ष्य है। तो इस प्रकार के जो सम्मेलन और आयोजन है वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं राजस्थान के संदर्भ में, वो सारे के सारे आपको कवर करने हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पुरस्कार एवं सम्मान, ये वाली चीज भी आपकी जो है सोशो इकोनॉमी वाले पोर्शन के अंदर आएगी, सामाजिक वाले पोर्शन के अंदर आएगी। किसी भी राजस्थानी व्यक्ति को अगर कोई पुरस्कार प्रदान किया गया है किसी भी नेशनल या इंटरनेशनल संस्था के द्वारा, एक तो वो आपको कवर करना है इसमें, और दूसरी बात राजस्थान के द्वारा जो पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, जैसे हाल ही में आपके मरु पुरस्कार जो है प्रदान किए गए थे जोधपुर के अंदर, जोधपुर के स्थापना दिवस 12 मई के दिन, उन पुरस्कारों के बारे में, या फिर साहित्य के क्षेत्र में राजस्थान के द्वारा जो पुरस्कार दिए जाते हैं, या फिर साहित्य के क्षेत्र में किसी राजस्थानी व्यक्ति को नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर कोई पुरस्कार दिया गया है, तो वो चीज भी आपको अच्छे से कवर करनी है। तो पुरस्कार एवं सम्मान वाले सेक्शन में 2 ही पॉइंट, एक तो कि किसी राजस्थानी व्यक्ति को नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर पुरस्कार मिला है उसके बारे में ध्यान होना चाहिए, व्यक्ति का नाम क्या है, किस जिले से संबंधित है और कौन सा पुरस्कार मिला है और किस लिए उसको पुरस्कार मिला, ये चारों चीजें आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, राजस्थान सरकार के द्वारा या राजस्थान के किसी भी फाउंडेशन या किसी एनजीओ के द्वारा अगर कोई पुरस्कार प्रदान किया जाता है तो वो क्यों पुरस्कार प्रदान किया जाता है और किसको प्रदान किया गया, उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इससे आगे अपन बढ़े तो कुछ रिपोर्ट्स एवं नवीनतम आंकड़े। अच्छा, ये जो आंकड़े हैं ये आपके इकोनॉमी वाले पोर्शन को कवर करेंगे, जैसे कृषि से संबंधित कोई नवीनतम आंकड़े या कृषि से संबंधित कोई नवीन रिपोर्ट आ गई है उसको आपको अच्छे से कवर करना है। पर्यटन है, उद्योग है, हालांकि ये वाला सेगमेंट जो है आपके ज्योग्राफी वाले पोर्शन के अंदर भी कवर हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज्योग्राफी के पोर्शन के अंदर करंट से रिलेटेड जो जो इवेंट है वो आपको देखने हैं, करंट से रिलेटेड सारे के सारे आंकड़े आपको कवर करने हैं। तो ये जो कृषि, पर्यटन, उद्योग और वन से संबंधित जो भी चीजें हैं, नवीनतम आंकड़े और रिपोर्ट से वो आपको देखना है, और ये मैक्सिमम चीजें आपको इकोनॉमिक सर्वे के अंदर मिल जाएगी। राजस्थान की जो आर्थिक समीक्षा आई है उसके अंदर ये मिल जाएगी। आगे अपन बात करें तो महत्वपूर्ण पदाधिकारी एवं मंत्रिमंडल, जो भी राजस्थान के पदाधिकारी है, अगर वो राजस्थान का व्यक्ति है और उसको किसी और स्टेट के अंदर, जैसे मान लो राजस्थान के किसी व्यक्ति को किसी अन्य राज्य का राज्यपाल बना दिया, या फिर किसी अन्य राज्य के अंदर किसी यूनिवर्सिटी का जो है उसको कुलपति बना दिया, तो इस प्रकार की जो नियुक्तियां हैं राजस्थान का अगर कोई व्यक्ति वो किसी सचिव, किसी और राज्य के सचिव के पद पर आसीन हुए हैं, या किसी केंद्र सरकार के अंदर या फिर राजस्थान सरकार के अंदर राजस्थान का कोई व्यक्ति किसी ऊंची पोस्ट के ऊपर है, तो उनके बारे में एक आपको पढ़ना है। और दूसरी बात, राजस्थान के मंत्रिमंडल के बारे में, जैसे वित्त मंत्री कौन है, पर्यटन मंत्री कौन है, आपके खेल मंत्री कौन है, राज्य गृह मंत्री कौन है, इस प्रकार के जो इंपॉर्टेंट पद है मंत्रिमंडल के अंदर वो भी आपको एक बार की देख लेने हैं। आप चाहो तो ये वाला सेगमेंट मैं आपको बिल्कुल फ्री में अलग से ही करवा दूंगा, बस आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपके पास ये कंटेंट नहीं है। हालांकि मैं मान के चल रहा हूं क्योंकि आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले सारे के सारे विद्यार्थी मैच्योर है और आपको ये चीजें पता भी होती है, आपके पास कंटेंट भी अवेलेबल होता है। एग्जाम आ गया है 2 महीने बाद में, 3 महीने बाद में, तो इस एग्जाम से इतने टाइम पहले तक तो आपके पास सारा का सारा सोर्स होगा ही होगा कि कहां से क्या क्या चीजें पढ़नी है। मैं ये मान के चल रहा हूं, फिर भी होता ऐसा अगर हो कि आपके पास नहीं है, कोई कंटेंट या किसी चीज की कमी है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मेरी तरफ से पूरी आपकी सहायता करने का मैं प्रयास करूंगा। अगली बात, युद्धाभ्यास एवं रक्षा परीक्षण। राजस्थान के संदर्भ में, जैसे राजस्थान के अंदर जैसलमेर के अंदर जनरली आपके जैसलमेर में या फिर बीकानेर के अंदर जो आपके फील्ड फायरिंग रेंज है वहां पर कुछ परीक्षण होते रहते हैं रक्षा से संबंधित। कोई मिसाइल का परीक्षण किया जाता है या फिर किसी परमाणु का परीक्षण किया जाता है, किसी ड्रोन का परीक्षण किया जाता है। तो राजस्थान में अगर कोई परीक्षण किया गया है जनवरी 2025 से लेकर के जुलाई 2025 के बीच में, ये वाला सेगमेंट आपको अच्छे से कवर करना है। और किसी भी युद्ध का अभ्यास अगर राजस्थान में हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान से बॉर्डर टच करता है अपने राजस्थान के बीकानेर वाला जिला, बीकानेर जैसलमेर वाला, तो वहां पर जनरली युद्ध के अभ्यास होते रहते हैं पाकिस्तान को डराने के लिए। तो इस वजह से उन युद्धाभ्यास के बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सा युद्धाभ्यास हुआ है, उसका कौन सा संस्करण है, कौन से देश के साथ में हुआ है, राजस्थान में किस जगह पर आयोजित हुआ है।
वो सारी चीजें। और उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात, राजस्थान सरकार की नीतियां। हाल ही में राजस्थान सरकार ने जो नई नीतियां जारी करी, उसके अलावा अभी अप्रैल महीने के अंदर 3 नीतियों को और मंजूरी दी गई है। जो राइजिंग राजस्थान इंपैक्ट 1.0 था, 31 मार्च 2025 को बैठक होती है और 1 अप्रैल से उन नीतियों को लागू कर दिया जाता है राजस्थान के अंदर। एक आपकी डेटा सेंटर पॉलिसी है, एक लॉजिस्टिक्स पॉलिसी है और एक वस्त्र एवं परिधान पॉलिसी है। इन तीनों पॉलिसीज के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए कि किस पॉलिसी के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है और किस पॉलिसी के अंदर कौन कौन सी बातें हैं। इसमें सरकार जो इन्वेस्टर्स है, प्राइवेट इन्वेस्टर्स, उनको क्या क्या सब्सिडी दे रही है, कितना ब्याज में अनुदान दे रही है, वो सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो ये 9 जो नवीनतम नीतियां हैं वो, और उन 9 के अलावा 3 और नीतियां जारी की गई है। इन 12 की 12 नीतियों को आपको अच्छा तरीके से कवर करना है। तो ये सारा का सारा सिलेबस है आपका, जो कि आपको पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन राइट करवा देगा। अब यहां पर अगर अपन क्वेश्चंस की बात करें तो खेल वाले सेगमेंट में से मान के चलो कम से कम 2 क्वेश्चन आपसे पूछे ही पूछे जाएंगे और योजनाओं वाले सेगमेंट में से भी 2 क्वेश्चन आपको पूछे ही पूछे जाएंगे। तो ये 2 और 2 4 क्वेश्चन तो आपके योजना और खेल से ही हो गए। तो इस सेगमेंट को तो आपको बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है किसी भी कंडीशन में। ये जो मैंने सब पॉइंट्स बताए, इन सब पॉइंट्स के आधार पर इन 2 पॉइंट को तो अच्छे तरीके से कवर कर लेना। 4 क्वेश्चन तो आपके ये पक्के हो ही जाएंगे। बाकी 6 क्वेश्चन ये जो मैंने आपको बाकी का सेगमेंट बताया, जैसे पुरस्कार एवं सम्मान वाला है, इसमें से 1 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आयोजन और सम्मेलन वाला, इसमें से भी 1 आएगा ही आएगा। कोई अभियान या कार्यक्रम हुआ किसी भी प्रकार का, इसमें से भी 1 क्वेश्चन पक्का आप मान के चलो। नीतियों वाला सवाल है, इसमें 1 या 2 सवाल, 1 या फिर 2 सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। और महत्वपूर्ण पदाधिकारी मंत्रिमंडल, इसमें से भी 1 क्वेश्चन आप पक्का मान के चलो। ये मेरा एनालिसिस कहता है ना। मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार की चीजें आपको पूछी जाएगी, क्योंकि मैंने आपका पिछला पेपर भी देखा है और अभी आरपीएससी जितने भी पेपर करवा रही है, मैं हर पेपर में आने वाले करंट अफेयर्स के सवालों का अच्छे से निरीक्षण कर रहा हूं, उनको एनालाइज कर रहा हूं। उसके आधार पर, मेरे अनुभव के आधार पर ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे ऐसा लगता है इस प्रकार का होगा। अगर आपको चीजें ठीक लगे तो आप इनको फॉलो कर सकते हो। अब आगे अपन बढ़ते हैं कि हमको पढ़ना कैसे है। ये चीज मेंटल माइंड के अंदर आपके क्लियर हो गई कि पढ़ना क्या क्या है। अब ठीक है सर, क्या क्या पढ़ना ये तो हमको पता चल गया, लेकिन इसको पढ़े कैसे, है ना। डेली हमको पढ़नी चाहिए करंट अफेयर्स, यानी कि डेली जो करंट अफेयर्स आता है वो पढ़ना चाहिए, या मंथली जो मैगजीन्स आती है वो पढ़नी चाहिए, या एनुअली जो मैगजीन्स आती है वो पढ़नी चाहिए। इसके अलावा अलग से टाइम देना होगा हमें करंट अफेयर्स को, या फिर जो है डेली के डेली हम थोड़ा थोड़ा टाइम देकर के भी कवर कर सकते हैं, या महीने का अलग से हमारा टाइम अलॉट करना होगा। तो देखो, सबसे पहले तो आप ये वाली बात क्लियर करो अपने माइंड के अंदर कि आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि डेली का जो करंट अफेयर्स आता है उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। डेली का करंट अफेयर्स पढ़ने से बहुत सारा कचरा आपके सामने कलेक्ट हो जाएगा। सबसे पहला काम जो आपको करना है, जिस प्रकार से हमने सिलेबस को डिवाइड किया है ना, आपको पूरे के पूरे करंट अफेयर्स को सेक्शन के अंदर डिवाइड करना है। सबसे पहले पूरे करंट अफेयर्स को सेक्शन में डिवाइड करना है। जब आप उसको एक बार सेक्शन में डिवाइड कर लो, जैसे आपने ये डिवाइड कर लिया कि महत्वपूर्ण जितने भी अभियान है वो अभियान मेरे को पढ़ना है। एक आपके सामने पोर्शन आ गया कि मुझे योजनाओं वाला पोर्शन पढ़ना है। एक आपके सामने पोर्शन आ गया मुझे खेल वाला पोर्शन पढ़ना है। तो आप क्या करो, करंट अफेयर्स पढ़ो डेली, लेकिन डेली का मत पढ़ो। देखो, इस एक लाइन के अंदर बहुत डिफरेंस है। करंट अफेयर्स पढ़ना आपको डेली है, लेकिन डेली का नहीं पढ़ना है। करंट अफेयर्स पढ़ना आपको मंथली है। पूरे के पूरे महीने का करंट अफेयर्स जो सबसे लास्ट में आता है, जैसे अप्रैल महीने का करंट अफेयर्स मई तक आपको मिल जाता है मार्केट के अंदर अच्छे अच्छे रिसोर्सेज के माध्यम से, तो वो उस पूरे महीने के करंट अफेयर्स को आप सेगमेंट में डिवाइड करो और डेली उसको, ये वाली जो लाइन है क्या कि अलग से हमको टाइम देना है क्या, तो अलग से आपको टाइम देने की आवश्यकता नहीं है। आप डेली रूटीन के अंदर ऐसा ऐड कर लो कि जैसे शाम को आपने खाना खाया 6:30, 7 या 8 बजे के आसपास, जब भी आप खाना खाते हो, ये डिसाइड कर लो कि खाना खाने के बाद में, शाम के डिनर के बाद में आप कम से कम 30 मिनट का समय, ये जो 30 मिनट का समय होगा, ये खाना खाने के बाद में आप वज्रासन में बैठ करके या टहलते हुए, वॉक करते हुए बैठ करके आप करंट अफेयर्स को दे सकते हो। इससे क्या आपका रूटीन बन जाएगा। खाना आप डेली खाओगे ही खाओगे, और खाना खाने के बाद में आपकी आदत बन जाएगी मुझे करंट अफेयर्स पढ़ना है। और करंट अफेयर्स के अंदर क्या है कि बहुत सारी नई चीजें आपको जानने को मिलती है, तो उसके अंदर आपका इंटरेस्ट भी आता है, जो कि खाना खाने के बाद में वापस आपको पढ़ने के लिए भी आगे मोटिवेट कर देगा, प्रेरित कर देगा, और बाद में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। मेरे कुछ साथी क्या करते हैं कि खाना खाने के बाद में टाइम पास के लिए रील्स देखने लग जाते हैं, मोबाइल चलाने लग जाते हैं, और फिर वो रील्स जो है आपके माइंड को कंज्यूम करने लग जाती है, धीरे धीरे आपके माइंड को थका देती है, और फिर पढ़ने की एनर्जी रहती नहीं है। फिर अपन सोचते हैं चलो ठीक है कोई बात नहीं, सुबह से पढ़ेंगे। तो ये बहुत गलत चीज होती है, इसलिए इसको आदत बना लो। खाना खाने के बाद में 30 मिनट डेली आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। आपने सेगमेंट पहले से बांट करके रखा हुआ है,
कि आज के दिन मुझे अभियान पढ़ना है, कल के दिन मुझे योजनाएं पढ़नी है, उसके बाद में मुझे स्पोर्ट्स वाला सेक्शन कवर करना है। पूरे महीने का करंट आ गया, अप्रैल का करंट आ गया, तो मई के डेली के 30-30 मिनट उस करंट को देते रहो। आज 2 अभियान पढ़ लिए, कल 2 अभियान और पढ़ लिए, परसों 2 अभियान और पढ़ लिए, पहले अभियान वाला पूरा का पूरा सेगमेंट कवर कर लिया, फिर योजनाओं वाला सेगमेंट कवर कर लिया। इस प्रकार से 30-30 मिनट का डेली आप टाइम देकर के करंट अफेयर्स को पढ़ सकते हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस मंथली करंट अफेयर्स को जब आप पढ़ो तो उसका आपको रिवीजन जरूर करना है। तो पूरे के पूरे महीने के अंदर 30 दिन होते हैं, इस 30 दिन में से 15 दिन के अंदर आप पूरे महीने का करंट अफेयर्स पहले कंप्लीट करो और बाकी के 15 दिन जो है उसी करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के अंदर लगाओ। जैसे आपके मई महीने की शुरुआत हुई है, अभी मई चल रहा है, तो मई के अंदर 1 से लेकर 5 तारीख के बीच में आपको क्या करना होगा, पिछले 3 महीने के करंट अफेयर्स को रिवीजन करना होगा। उसके बाद में 5 से लेकर के 20 तारीख तक क्या करना होगा, आपको अप्रैल महीने का करंट अफेयर्स पूरा पढ़ना होगा। फिर 21 से लेकर के 30 मई के बीच में आपको क्या करना होगा, इसका वापस से रिवीजन करना होगा। तो इस प्रकार से टाइम आपकी सुविधा के अकॉर्डिंग आप बांट करके रख सकते हो कि इतने दिन का टाइम मुझे 3 महीने के करंट अफेयर्स को रिवाइज करने में देना है, इतने दिन का टाइम मुझे इस 1 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ने में देना है, और बाकी के 10 दिन जो मुझे इस महीने का पढ़ा हुआ करंट वापस से रिवाइज करने में देना है। इस प्रकार से जब आप रिवीजन करते जाओगे तो एग्जाम तक पहुंचते पहुंचते करंट अफेयर्स आपको लगभग सारा याद हो चुका होगा। जो साथी गलती करते हैं वो गलती यही करते हैं कि करंट अफेयर्स को लास्ट के लिए छोड़ देते हैं, या फिर डेली का डेली पढ़ते रहते हैं। अब आज का जो करंट आया वो आज शाम को, या फिर कल का करंट आपने आज पढ़ लिया, तो वो लंबे टाइम तक आपको याद रहता नहीं है, क्योंकि आप क्या करते हो, एक तो सिस्टमेटिक ढंग से नहीं पढ़ते हो, दूसरी बात उसका रिवीजन नहीं करते हो। इस वजह से आप मेहनत भी कर रहे हो, आपका टाइम भी जा रहा है, लेकिन आउटपुट कुछ भी नहीं आ रहा है। तो आपको स्मार्ट तरीका बनाना है और उस स्मार्ट तरीके के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाई करनी है। तो कैसे पढ़ें, ये चीज आई होप आपकी पूरी की पूरी क्लियर हो गई होगी। आगे अपन बात कर लेते हैं कि करंट अफेयर्स हमको पढ़ना कहां से है। पहली बात कि करंट अफेयर्स में केवल थ्योरी पढ़नी चाहिए या केवल एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो ये मेंटली क्लैरिटी लेकर के आ जाओ, आपको थ्योरी भी पढ़नी है और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करनी है। अगर केवल थ्योरी पढ़ के बैठ गए, एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं करी, कुछ भी नहीं होना जाना है। केवल एमसीक्यू देख लिए, करंट अफेयर्स पल्ले ही नहीं पड़ेगा, आपको निकल जाएगा, ज्यादा टाइम तक चीजें याद रहेगी नहीं। अगर एग्जाम में सारे के सारे सवाल सही करना चाहते हो तो आपको थ्योरी भी पढ़नी है करंट अफेयर्स के अंदर और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करनी है। तो पहले तो ये चीज माइंड के अंदर क्लियर करो। अब बात आती है कि सर हमें जो थ्योरी पढ़नी है वो थ्योरी बुकलेट से पढ़नी चाहिए क्या। तो बिल्कुल, जैसे मार्केट के अंदर बहुत सारी बुकलेट आती है, जिनमें से मैं सबसे ज्यादा प्रेफर करता हूं, जो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक है, मैं बच्चों को, मेरे साथियों को ज्यादातर सजेस्ट भी करता हूं, वो है क्रोनोलॉजी। एक जो आपकी क्रोनोलॉजी आती है, मंथली जो क्रोनोलॉजी आती है, स्पेशल राजस्थान के लिए अलग से आती है क्रोनोलॉजी, वो मंथली क्रोनोलॉजी लाओ और उसके अंदर सेगमेंट भी दिया हुआ रहता है। जैसे आपके सिलेबस के अंदर मैंने आपको चीजें बांट के बताई ना, कुछ कुछ सेगमेंट आपको खुद को छांटने पड़ेंगे एक्स्ट्रा मेहनत करके, बाकी मैक्सिमम सेगमेंट आपको उसमें छांटे हुए मिल जाएंगे। जैसे व्यक्तित्व और पुरस्कार वाला सेगमेंट आपको अलग मिल जाएगा, डिफेंस वाला सेगमेंट आपको उसके अंदर अलग मिल जाएगा, है ना, खिलाड़ियों वाला पूरा का पूरा सेगमेंट आपको उसमें अलग मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्रोनोलॉजी ला सकते हो और इस बुकलेट के माध्यम से आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। दूसरी बात कि सर हमें YouTube से पढ़ना चाहिए या केवल इसी से पढ़े, तो इससे पढ़ने के बाद में YouTube पर जाओ आप और YouTube पर क्या करो, MCQ की प्रैक्टिस कर लो। और अगर आप चाहते हो कि ये दोनों की दोनों चीजें आपको एक जगह ही मिल जाए, कि आपकी थ्योरी भी कवर हो जाए और आपकी MCQ की भी प्रैक्टिस हो जाए, तो आपके लिए क्वालिटी एजुकेशन का ये YouTube चैनल वैसे भी अवेलेबल है। जो साथी पहले से देख रहे हैं आपको पता ही है, मैं आपको हर महीने की मंथली करंट अफेयर्स करवाता हूं। ये अपने इसी YouTube चैनल पर फ्री में करवाता हूं। हाल ही में मैंने आपको अप्रैल 2025 का करंट अफेयर्स करवाया है, जिसके अंदर नए ट्रेंड पर आधारित मैंने आपको लगभग 70 सवाल करवाए हैं। और ये जो मैंने आपको 70 क्वेश्चंस करवाए हैं ना, इन 70 क्वेश्चंस के साथ में हर एक क्वेश्चन के बाद में उसका एक्सप्लेनेशन होता है। तो इसमें देखो, मैं आपको MCQ भी करवा रहा हूं और एक MCQ के माध्यम से उसके इर्द गिर्द सारी की सारी थ्योरी भी आपको कवर करवा रहा हूं। और अपना सोर्स क्या होता है, तो अपनी करंट अफेयर्स की क्लासेस का सोर्स एक तो क्रोनोलॉजी होता है, यानी कि 70% तो क्रोनोलॉजी से कंटेंट अपन लेते हैं, उसकी सहायता लेते हैं। उसके अलावा 30% के अंदर जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट्स होती है उनको अपन कवर करते हैं। एक आपकी जो PIB है ऑफिशियल वेबसाइट सरकार की, उसको भी अपन कवर करते हैं। तो इस प्रकार से, और अच्छा सबसे महत्वपूर्ण बात, एक राजस्थान की आपकी जो सूजस है, ये राजस्थान की सूजस भी अपना जो यूट्यूब पर कंटेंट आता है उसके अंदर कवर होती है। तो मैं ये प्रयास करता हूं कि इर्द गिर्द जितनी भी चीजें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल क्रीम कंटेंट आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मैं करवा भी देता हूं। तो यहां पर जो आपके 4-5 पॉइंट्स थे, वो पॉइंट्स तो सारे के सारे क्लियर हो चुके हैं। लेकिन अब आप ये जान लो कि क्वालिटी एजुकेशन आपके लिए क्या कर सकता है। तो क्वालिटी एजुकेशन आपको मंथली करंट अफेयर्स की क्लासेस अवेलेबल करवा ही रहा है। अभी 15 से भी ज्यादा क्लासेस आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर
अंदर मिल जाएगी। पूरी प्लेलिस्ट मैंने इसमें डाल रखी है, जिसमें एक क्लास आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय की मिलती है, एक क्लास राजस्थान की मिलती है। पूरे 1 महीने का करंट अफेयर्स करवाता हूं मैं आपको। डेली आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो क्रोनोलॉजी ला करके, महीने के लास्ट में जब ये क्लास आती है तो इस क्लास को आप लगा लो एक बार। इससे एमसीक्यूज के माध्यम से आपके एक तो प्रैक्टिस हो जाएगी एमसीक्यू की, और दूसरी बात आपको थ्योरी भी वापस से रिकॉल हो जाएगी, उसका वापस से आपका रिवीजन हो जाएगा। तो इस प्लेलिस्ट को आप अपने मोबाइल के अंदर सेव करके रख सकते हो, मंथली करंट अफेयर्स बाय एनआर चौधरी सर। ये जाके यूट्यूब पे आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगी। और जो क्लासेस मैं यहां पर आपकी लेता हूं, उन क्लासेस की पीडीएफ आपको अपना ये जो टेलीग्राम चैनल है क्वालिटी एजुकेशन आरएस के नाम से, इस टेलीग्राम चैनल पर हर क्लास की पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दी जाती है। अगर टेलीग्राम चैनल पर फाइल्स ज्यादा है, वहां पे नहीं मिलती है, तो जो अपना क्वालिटी एजुकेशन का एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन में ये जो फ्री स्टडी मटेरियल वाला सेक्शन है, इसमें जाना है। इसमें जाते ही आपको सबसे नीचे यहां पे मिलेगा मंथली करंट अफेयर्स बाय एनआर चौधरी सर। इस वाले सेगमेंट में मैंने जितनी भी क्लासेस यूट्यूब पर ली है करंट अफेयर्स की, हर एक क्लास की पीडीएफ इसमें डाल रखी है। बाकायदा जो यूट्यूब पर क्लास का नाम है, उसी नाम से आपको इस वाले सेगमेंट में बिल्कुल फ्री में वो पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप अगर क्लास लेने का टाइम भी ना हो, अगर आपने पूरी की पूरी थ्योरी अच्छे से पढ़ ली है पूरे महीने, तो लास्ट में आप केवल ये वाली पीडीएफ भी देख करके जा सकते हो। और क्योंकि मैं आपको यह भी बता रहा हूं कि यहां पर आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा आवश्यक है, तैयारी को और भी ज्यादा बेहतरीन करना चाहते हो, तो जो क्वालिटी एजुकेशन की आपकी टेस्ट सीरीज है, सेकंड ग्रेड के पर्टिकुलर फर्स्ट पेपर के लिए अलग से टेस्ट सीरीज लॉन्च की हुई है। इस टेस्ट सीरीज में आप एनरोल कर सकते हो। इस टेस्ट सीरीज के अंदर हर एक सब्जेक्ट के आपको बेहतरीन सवाल मिल जाएंगे। बाकी के सवाल आपको एनसीईआरटी और आरबीएसई की किताबों पर आधारित मिलेंगे और पिछले आए हुए एग्जाम के पैटर्न पर आधारित मिलेंगे। इसमें टोटल 20 टेस्ट आपको अवेलेबल करवा रखे हैं, जिसमें से 12 आपके टॉपिक वाइज टेस्ट है, 8 आपके फुल लेंथ टेस्ट है, और मात्र 299 की इसके आपके प्राइस है। और इस 299 की प्राइस पर भी जब आप NR21 कूपन कोड यूज करोगे तो आपको 21% का ऑफ मिल जाएगा, यानी कि 21% का इस पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी इस टेस्ट सीरीज के अलावा अदर किसी कोर्स या फिर अदर किसी टेस्ट सीरीज में भी आप एनरोल करना चाहो और उसमें डिस्काउंट चाहते हो, तो 21% का डिस्काउंट आपको NR21 कूपन कोड यूज करके मिल जाएगा। आई होप कि ये वाला सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहा होगा और यहां से आपको एक मेंटल क्लैरिटी मिली होगी। फिर भी अगर किसी प्रकार का कोई डाउट आपका रह गया हो तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इसके अलावा अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो मैंने आपको बताया है और उस टॉपिक का कंटेंट आपके पास नहीं है, तो मेरी वैसे मंथली क्लासेस तो चल ही रही है, उनको तो आपको देखना ही देखना है। उसके अलावा भी मैं प्रयास करूंगा बीच बीच में आपके इस सिलेबस के अकॉर्डिंग भी 2-2, 3-3 घंटे की अलग अलग मैराथन क्लासेस ला करके पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स आपको इस यूट्यूब चैनल पे करवा दूं। और वो डिपेंड करेगा आप लोगों के सपोर्ट और आप लोगों की प्यार के ऊपर। तो आप आकर के मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो बेझिझक। मुझे लगेगा कि आपको सच में इस चीज की आवश्यकता है तो मैं आपके लिए और अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट लगा करके वो कंटेंट भी इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है साथियों, तो अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।